डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ही लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 22 का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, जिसमें मार्केट सेगमेंटेशन की मीनिंग पढ़ी थी, मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, लेवल्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन पढ़े थे, मास मार्केटिंग, सेगमेंट मार्केटिंग, निश मार्केटिंग, इंडिविजुअल मार्केटिंग एंड लोकल मार्केटिंग। और लास्ट में हमने बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन या इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन डिस्कस किया था। अब लेक्चर नंबर 22 के पार्ट सेकंड में हम रिमेनिंग लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। कंपनी जो मार्केट को सेगमेंटेशन करती है वो इफ़ेक्टिव भी हो सकता है और इनइफेक्टिव भी हो सकता है। तो जो सेगमेंट है जिसको कंपनी टारगेट करना चाहती है वो इफ़ेक्टिव हो तो उसके लिए मार्केट सेगमेंट के अंदर कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए। तो फर्स्ट क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि एक सेगमेंट के अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब की नीड्स और वांट्स समहाउ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे कि कंपनी ने एज के बेस पर मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है और 20 साल से कम एज ग्रुप का एक सेगमेंट है, 20 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम एज ग्रुप का दूसरा सेगमेंट है और 40 साल से ज़्यादा एज ग्रुप का तीसरा सेगमेंट है। तो जो तीसरा सेगमेंट है उसमें जितने भी कस्टमर्स होंगे उन सब की एज 40 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें जितने भी कस्टमर्स होंगे उन सब की एज 20 ईयर से कम होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा आपका? होमोजीनियस। सेकंड, हेट्रोजीनियस। एक सेगमेंट के अंदर तो कस्टमर की नीड्स और वांट्स समहाउ सेम होनी चाहिए, लेकिन दूसरे सेगमेंट से डिफरेंट होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेगमेंट में जितने भी कस्टमर्स हैं वो 20 साल से कम एज ग्रुप के हैं, दूसरे सेगमेंट में 20 से ज़्यादा हैं, 40 साल से कम एज ग्रुप के कस्टमर्स हैं, और तीसरे सेगमेंट में 40 से ज़्यादा एज ग्रुप वाले कस्टमर्स हैं। तो ये सेगमेंट आपस में एक दूसरे से क्या है? हेट्रोजीनियस हैं। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफिएबल। सेगमेंटेशन के जितने भी क्राइटेरियाज हैं, जो बेसिस हैं, वो आइडेंटिफिएबल होने चाहिए। जैसे एज है, ये जो क्राइटेरिया है ये आइडेंटिफिएबल है। जियोग्राफी है, ये क्राइटेरिया है, ये आइडेंटिफिएबल है। जेंडर है, ये क्राइटेरिया है, ये आइडेंटिफिएबल है। तो जो भी क्राइटेरिया हो, ऑक्यूपेशन है, ये क्राइटेरिया है, ये आइडेंटिफिएबल है। नेक्स्ट क्या है? मीजरेबल, कि जो क्राइटेरिया हो वो क्राइटेरिया मीजरेबल होना चाहिए। जैसे कि एज को हम मीजर कर सकते हैं, जेंडर को मीजर कर सकते हैं, जियोग्राफी को मीजर कर सकते हैं, डेमोग्राफिक्स को मीजर कर सकते हैं, सोशल क्लास को मीजर कर सकते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया क्या हैं? मीजरेबल हैं। नेक्स्ट क्या है? एसेसिएबल, कि कंपनी के पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो उस सेगमेंट को एक्सेस कर सके, वहाँ पर अपनी पहुंच बना सके। इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, ये सारे बेस पर वो सेगमेंट एसेसिएबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? ड्यूरेबल। सेगमेंट में जो भी कस्टमर्स हैं वो फ्रिक्वेंटली उनकी नीड्स चेंज नहीं होने चाहिए, या वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में नहीं जाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने इनकम के बेस पे मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है और 2 लाख से कम, 2 से 4 लाख, 4 से 6 लाख, 6 से 8 लाख, इस तरीके के सेगमेंट बनाए हुए हैं। तो किसी एक कस्टमर की इनकम पहली बार 2 लाख से कम सेगमेंट में आ रही है, तो अगली बार हो सकता है कि वो 2 से 4 लाख में आ जाए, उससे अगले साल वो 4 से 6 लाख वाले में आ जाए। तो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में कस्टमर्स बहुत फ्रिक्वेंटली जा रहे हैं, तो वो सेगमेंट ड्यूरेबल नहीं है। लेकिन कंपनी ने बना रखा है 10 लाख से कम इनकम का एक सेगमेंट, 10 लाख से 30 लाख का दूसरा और 30 लाख से ज़्यादा। तो जिस कस्टमर की इनकम अभी 2 या 3 लाख है तो उसे दूसरे सेगमेंट में जाने में कुछ टाइम लग जाएगा, तो सेगमेंट क्या कहलाएगा? ड्यूरेबल कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है? सब्सटेंशियल, कि कम से कम एक सेगमेंट में इतने कस्टमर्स तो होने चाहिए कि कंपनी अगर उस सेगमेंट को टारगेट करती है तो उससे उसे प्रॉफिट हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंशियल। नेक्स्ट क्या है? यूनिक नीड्स डिफरेंशिएबल। एक सेगमेंट के लिए जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो दूसरे सेगमेंट के प्रोडक्ट से डिफरेंट होना चाहिए। उनकी नीड्स डिफरेंट है तो प्रोडक्ट तभी तो डिफरेंट होगा। जैसे आपने 4 लाख से कम एज ग्रुप, 4 लाख से कम इनकम ग्रुप को टारगेट किया हुआ है, तो उनकी नीड है गाड़ी से एवरेज की है, और जो आपने 20 लाख से ज़्यादा का सेगमेंट है इनकम का, वो क्या हुआ है? तो उनकी जो नीड है वो लग्जरी और कंफर्ट है, तो वो एक दूसरे से क्या है? यूनिक नीड्स वाले हैं या डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट क्या है? एक्शनेबल। कंपनी है वो सेगमेंट के जो क्राइटेरिया बना रही है वो उन पर एक्शन ले सके। जैसे कि कोई कंपनी है वो अगर
गारमेंट्स बना रही है तो वो बट ओबियस है जेंडर के बेस पर कर सकती है, तभी वो एक्शन लेगी। एज के बेस पर कर सकती है, तभी वो उस पर क्या ले सकती है, एक्शन ले सकती है। और लास्ट क्या है, कॉन्ग्रेंट विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज, कि आप जो भी क्राइटेरिया लो, जिस भी बेस पर मार्केट को सेगमेंट कर रहे हो, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज से मैच करना चाहिए। तो अगर जैसे कंपनी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कंपनी बड़ी है, तो वो जियोग्राफी में क्राइटेरिया रख सकती है कंट्रीज़ के बेस पर। कोई छोटी कंपनी है, वो जियोग्राफी में क्राइटेरिया रख सकती है एक सिंगल कंट्रीज़ में, स्टेट्स के बेस पर। और कोई छोटी कंपनी है, वो स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स के बेस पर भी रख सकती है। तो जैसे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज होंगे, उसी के बेस पर ही वो मार्केट सेगमेंटेशन के क्राइटेरियाज रखेगी। अब नेक्स्ट आ जाता है बेसिस फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट, कि जो कंपनी है मार्केट को सेगमेंट कर रही है, हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस मार्केट में कन्वर्ट कर रही है, तो वो किन किन वेरिएबल्स के बेस पर करती है। तो इस लेक्चर में तो हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट, और जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 23, उसमें हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटिंग इंडस्ट्रियल मार्केट, जिसको भी हम नेस्टेड अप्रोच बोलते हैं। तो बेसिकली दो टाइप का मार्केट होता है, B2C और B2B, क्योंकि दोनों मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनको सेगमेंट करने के क्राइटेरिया यानी कि बेसिस भी अलग अलग होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट। नाम से ही पता है कंज्यूमर मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें जो भी कस्टमर्स प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, वो अपने पर्सनल, फैमिली या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। तो मार्केट सेगमेंट है, उसका साइज ऑप्टिमल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा सेगमेंट होगा तो आप एक सिंगल प्रोडक्ट से नीड को सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। सेगमेंट साइज स्मॉल होगा तो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो जो कंज्यूमर मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, वो बेसिकली 4 बेसिस पर किया जाता है: जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन और बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो फर्स्ट क्या जाएगा, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो जो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन है, उसमें मार्केट को जियोग्राफिक वेरिएबल्स जैसे कि रीजन, पॉपुलेशन डेंसिटी, सिटी साइज, क्लाइमेट, इसके बेस पर डिवाइड किया जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जियोग्राफी में रहने वाले लोगों की नीड्स और वांट्स सेम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अलवर में जो रहने वाले रीडर्स हैं, उनकी न्यूज़पेपर से क्या रिक्वायरमेंट है कि उन्हें इंटरनेशनल न्यूज़ मिले, नेशनल न्यूज़ मिले, राजस्थान स्टेट की न्यूज़ मिले और पर्टिकुलर अलवर डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ मिले। तो जो भास्कर है या पत्रिका है, वो अपने मेन न्यूज़पेपर के साथ अलवर भास्कर या अलवर पत्रिका दे रहा है, तो वो कौन सा सेगमेंटेशन किया हुआ है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन किया हुआ है। इसी तरीके से जयपुर के कस्टमर्स की नीड होगी, उन्हें जयपुर की न्यूज़ मिले। भरतपुर के कस्टमर्स की नीड होगी कि उन्हें इन सब के अलावा भरतपुर की न्यूज़ मिले, तो अलवर भास्कर, जयपुर भास्कर, भरतपुर भास्कर, पाली भास्कर, जोधपुर भास्कर, ये सब कौन सा सेगमेंटेशन हो रहा है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो रीजन के बेस पर भी किया जा सकता है, जैसे कंट्री, नेशन, स्टेट, सिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के बेस पर भी कि अर्बन एरिया है, सब अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है। जैसे कि इन्वर्टर बैटरीज बनाने वाली कंपनी है, वो अर्बन और रूरल एरिया के बेस पर मार्केट को सेगमेंट करते हैं। रूरल एरिया में वो ज़्यादा कैपेसिटी वाली इन्वर्टर बैटरीज इंट्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि वहाँ के लाइट कट ज़्यादा होता है, वहाँ पर लाइट ज़्यादा समय तक नहीं आती है, तो वहाँ बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। सिटी के साइज़ के बेस पर भी आप क्या कर सकते हो, टायर 1, टायर 2, टायर 3, उसके बेस पर भी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। क्लाइमेट के बेस पर भी कि हॉट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है या सीजनल है, क्योंकि जैसे कोई कंपनी कार बना रही है, तो जहाँ पर हमेशा ठंड रहती है उसको कार में एसी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर गर्मी रहती है तो वो वहाँ पर एसी देगी। जैसे टाटा ने एल्ट्रोज में एक्सप्रेस कूलिंग का फीचर किया है, तो वो उन ज्योग्राफी के लिए किया है जहाँ पर एक्सट्रीम समर होती है, गर्मी होती है और गाड़ी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। सेकंड क्या आ जाता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। सबसे ज़्यादा जो बेसिस होता है सेगमेंटेशन का कंज्यूमर मार्केट को करने का, वो कौन सा होता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है। तो डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। हम ह्यूमन पॉपुलेशन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एज है, जेंडर है, फैमिली लाइफ साइकिल है, ऑक्यूपेशन है,
फैमिली साइज है, रेस है, रिलीजन है, नेशनलिटी है, इनकम है, इनके बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव वे है जिसके बेस पर मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेमोग्राफी वाले कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स सबसे ज़्यादा सिमिलर होती हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाता है इसमें, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है वो क्या है, एज एंड लाइफ साइकिल। एज के बेस पर इन्फेंट्स होते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, टीनेजर्स, यूथ, एडल्ट्स और सीनियर सिटीजन। तो जैसे जैसे एज चेंज होती है कस्टमर की नीड्स और वांट्स चेंज हो जाती हैं। जैसे कि एक 12 साल का बच्चा है, वो चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी हो सकता है चॉकलेट के लिए उसकी लाइकिंग कम हो सकती है। तो ये किसके बेस पर, एज एंड लाइफ साइकिल। कोई कंपनी अपीयरल बनाती है तो बच्चों के लिए बना रही है, बड़ों के लिए बना रही है, तो उसने एज के बेस पर किया हुआ है। कंपनी टॉयज बना रही है तो उसने एज के बेस पर किया हुआ है। जॉनसन एंड जॉनसन ने एज के बेस पर मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है। काफ़ी सारी कंपनी है, वो स्पोर्ट्स बाइक बना रही है, स्पोर्ट्स कार बना रही है, तो उन्होंने एज के बेस पर किया हुआ है और वो यूथ को टारगेट कर रही हैं। जो कंपनी स्कूल बैग्स बनाती हैं, बच्चों के लिए ड्रेस बनाती हैं, वो भी किसके बेस पर कर रही हैं, एज के बेस पर कर रही हैं। कार्टून चैनल्स आते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स आते हैं, तो वो भी एज के बेस पर कर रखा है कंपनी में। सेकंड क्या है, जेंडर के बेस पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि गारमेंट्स में ज्वेलरी, रिस्ट वॉचेज, मैगजीन, ये जेंडर के बेस पर सेगमेंट किया जाता है। तो कई सारे ब्रांड्स हैं जो कि पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए ही बनाते हैं। जैसे रेमंड से उसकी टैगलाइन है कंप्लीट मैन, तो वो बेसिकली मैन अपीयरल्स ही बना रहा है। रेमंड इज ए ब्रांड एक्सक्लूसिवली फॉर मैन। नेक्स्ट क्या है, इनकम। इनकम के बेस पर भी अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास होती है। तो अपेरल, ऑटोमोबाइल, ट्रैवलिंग, ये सब किसके बेस पर डिपेंड करता है, इनकम के बेस पर। कोई अपर क्लास का है तो वो 5 स्टार होटल में स्टे करेगा, फॉरेन वैकेशंस पर जाएगा। मिडिल क्लास वाला है वो नॉर्मल होटल, 3 स्टार होटल में स्टे कर सकता है। वो नेशनल वैकेशन, फॉरेन वैकेशंस की बजाय उस कंट्री में जो मेन वैकेशन के स्थान है वहाँ जाएगा। और जो लोअर क्लास वाला है उसके लिए कंसेप्ट नहीं होगा। ऑटोमोबाइल में भी कौन सी गाड़ी खरीद रहा है ये उसकी क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो अपर क्लास वाले परचेज करेंगे। जो कंपनीज हैं वो लोन बना रही हैं तो किसको कितना लोन देना है वो उसकी इनकम के बेस पर डिसाइड किया जाता है। तो वो भी किसके बेस पर मार्केट को सेगमेंट कर रही हैं, इनकम के बेस पर मार्केट को सेगमेंट करती हैं। तो सेकंड कौन सा बेसिस हो गया, डेमोग्राफिक। थर्ड आता है साइकोग्राफिक। जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है जैसे कि जेंडर, एज, इनकम, ये तो ये बता रहा है कि कितने लोग हैं वो कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, लेकिन उनके परचेज करने के पीछे मोटिवेशन, वैल्यू, बिलीफ, पर्सनैलिटी क्या है, क्यों वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, ये कौन सा सेगमेंटेशन बताता है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बताता है। जैसे कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन से ये पता चल जाएगा कि इस इनकम वाले इस रेंज की गाड़ी परचेज कर रहे हैं, लेकिन सारे कस्टमर्स वो सेम गाड़ी थोड़ी परचेज करेंगे। उस इनकम क्लास में भी अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग गाड़ी परचेज कर रहे हैं, तो क्योंकि उनका उस गाड़ी को परचेज करने के पीछे मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है। तो वो कौन सा सेगमेंटेशन होगा, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होगा। जैसे कि 2 पर्सन है, दोनों की एज ग्रुप 25 ईयर्स है, 25 साल के हैं, दोनों सेम कंपनी में जॉब करते हैं, सेम डेजिग्नेशन पर हैं, लेकिन एक स्विफ्ट डिज़ायर परचेज कर रहा है, दूसरा हुंडई की ओरा परचेज कर रहा है। क्योंकि उनके परचेज, एक पेट्रोल की गाड़ी परचेज कर रहा है, एक डीजल की गाड़ी परचेज कर रहा है, एक वाइट कलर में परचेज कर रहा है, एक ब्लैक कलर में परचेज कर रहा है, क्योंकि उनके पीछे उनका मोटिवेशन, पर्सनैलिटी अलग अलग है। तो कौन से सेगमेंटेशन से पता चलता है हमें, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन से पता चलता है। तो कोई एक पर्सन है वो मर्सिडीज़ गाड़ी यूज़ कर रहा है, ओमेगा रिस्ट वॉच है, जो परफ्यूम यूज़ करता है, माउंट ब्ला पेन यूज़ करता है, तो उसकी लाइफ स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। तो फर्स्ट साइकोग्राफिक में क्या हो जाता है, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है, द वे ऑफ लिविंग लाइफ, जीवन जीने का तरीका। तो जिसकी जैसी लाइफ स्टाइल होती है वो वैसा ही प्रोडक्ट या बिहेवियर शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो हमेशा ट्रेंडी प्रोडक्ट्स परचेज करेगा, स्पोर्ट्स शूज़ है परचेज करेगा, ट्रैक सूट परचेज करेगा, न्यूट्रिशन पर ज़्यादा फोकस रखेगा। कोई किसी कंपनी में टॉप मैनेजर है वो फॉर्मल वियर्स परचेज करेगा। कोई यंग अरेवनेट्स है उसकी लाइफ स्टाइल जो गाँव में स्मॉल टाउन में रहते हैं उनसे डिफरेंट होगी, क्योंकि उसकी टेस्ट
प्रेफरेंसेस अलग अलग है। तो ये सारे के सारे किसके बेस पर आ जाते हैं, आपके लाइफ स्टाइल के बेस पर आ जाते हैं। कोई हेल्थी लाइफ स्टाइल को फॉलो करता है तो वो सॉफ्ट ड्रिंक्स है या फास्ट फूड है इसको प्रेफर नहीं करेगा। सेकंड क्या है, पर्सनैलिटी। हर किसी पर्सन की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, जैसे एग्रेशन है, मैस्कुलिनिटी है, एक्सट्रोवर्जन है, इंट्रोवर्जन है। तो आपका क्या बिहेवियर रहता है वो किस पर डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि अरविंद मिल्स की जीन्स आती थी ब्रांड रफ एंड टफ, तो अक्षय कुमार को ऐड में लेकर बोलते थे रफ एंड टफ हो तो रफ एंड टफ पहनो। तो पर्सनैलिटी के बेस पर मार्केट को सेगमेंट किया हुआ था। धर्मेंद्र है, वो ऐड में आता था राजदूत की जानदार सवारी शानदार सवारी, तो पर्सनैलिटी के बेस पर मार्केट को सेगमेंट किया हुआ था। नेक्स्ट क्या है, एटीट्यूड। बेसिकली किसी भी कस्टमर का किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो एटीट्यूड होता है वो उसी के बेस पे बिहेवियर को शो करता है। तो एटीट्यूड एक्सपीरियंस से भी, नॉलेज से भी और कॉग्निशन से भी बन सकता है। तो एटीट्यूड एंथुजियास्टिक, पॉजिटिव, इंडिफरेंट, नेगेटिव और हॉस्टाइल 5 टाइप्स का होता है। तो जिसका जैसा एटीट्यूड होगा वो वैसा ही बिहेवियर शो करेगा। किसी का सॉफ्ट ड्रिंक के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो उसे परचेज करेगा, किसी का सॉफ्ट ड्रिंक के लिए एटीट्यूड नेगेटिव है तो वो उसे परचेज नहीं करेगा। और लास्ट क्या आ जाता है, बेसिस बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो अभी तक जो साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक सेगमेंटेशन थे वो कंपनी पहले करती है और उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है वो कंपनी तभी कर पाएगी जब उसके पास ऑलरेडी कस्टमर्स होते हैं। वो उन कस्टमर्स के बिहेवियर के बेस पर उन्हें अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। तो इसमें फर्स्ट क्या आ जाता है, ओकेजन्स। तो ओकेजन के बेस पर भी मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये खाने के अलग अलग ओकेजन है। तो कैलोग ने देखा कि उसके जो कस्टमर्स है उसका प्रोडक्ट है वो ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, तो उसने सीरियल को एज ए ब्रेकफास्ट आइटम प्रमोट किया। आर्चीज है, वो अलग अलग ओकेजन्स के लिए, मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, इनके लिए अलग अलग कार्ड्स बनाती है। तो वो किसके बेस पर मार्केट को उसने सेगमेंट किया हुआ है, ओकेजन के बेस पर। जैसे कि आप देखोगे रक्षाबंधन के अलग कार्ड्स आएंगे, एनिवर्सरी के अलग कार्ड्स हैं, बर्थडे के अलग कार्ड्स हैं। तो ये अलग अलग ओकेजन है जिनके लिए कस्टमर्स का अलग अलग बिहेवियर रहता है। सेकंड क्या है, यूजेज रेट। कोई भी कस्टमर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है तो उसके यूज़ करने की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। कोई तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, कोई कभी कभी यूज़ करता है, कोई मॉडरेटली यूज़ करता है। तो कंपनी के पास जितने भी कस्टमर्स हैं वो उनको उनके यूजेज के बेस पर हैवी, मीडियम और लाइट यूजर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 अलग अलग सेगमेंट्स बना लिए, हैवी यूजर्स का अलग सेगमेंट हो गया, मीडियम यूजर्स का अलग सेगमेंट हो गया और लाइट यूजर्स का अलग सेगमेंट हो गया। तो जो मार्केटर हैं वो हैवी यूजर्स को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, चाहते हैं कि वो उनके साथ हमेशा बने रहें। जैसे इंडियन एयरलाइंस है, उसने फ्रीक्वेंट फ्लायर स्टेटस है वो अपने हैवी यूजर्स के लिए दिया कि जो कंटिन्यूसली इंडियन एयरलाइंस की ही फ़्लाइट यूज़ करता है तो उनको हर बार माइलेज पॉइंट्स मिलते हैं जिनको वो अलग सर्विसेज के लिए एक्सचेंज कर सकता है। जैसे कि लग्जरी होटल में फ्री में स्टे कर सकता है या फिर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में एक अगर पर्टिकुलर पॉइंट्स हो गए तो फ्री ट्रैवलिंग दे गया। इसी तरह के आप देखोगे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, जो इनसे रेगुलर परचेज करते रहते हैं तो ये इनको अलग से पॉइंट्स देते हैं। जैसे मिंत्रा कैश है, सुपर कॉइन्स है जो कि फ्लिपकार्ट देता रहता है। तो कस्टमर्स अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो ये उन पॉइंट्स को रिडीम कर सकता है। तो ये किसके बेस पर है, यूजेज रेट के बेस पर है। और लास्ट आ जाता है इसमें लॉयल्टी स्टेटस। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, जब कस्टमर के पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो वो हमेशा एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉयल्टी बोलते हैं। तो लॉयल्टी की क्या इंटेंसिटी है, इसके बेस पर भी मार्केट में जो कस्टमर्स हैं, कंपनी के जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं वो उनको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकती है। हार्डकोर लॉयल्स, स्प्लिट लॉयल्स, शिफ्टिंग लॉयल्स और स्विचर्स। हार्डकोर लॉयल्स का मतलब वो होता है कि वो कस्टमर जो हमेशा एक कंपनी के उसी प्रोडक्ट को ही कंटिन्यूसली प्रेफर करते हैं, इसके अलावा वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करते। जैसे कि कोई कस्टमर अगर कोको कोला ही पसंद करता है तो हमेशा कोको कोला ही परचेज करेगा, इसके अलावा वो दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को प्रेफर नहीं करता है। या कोई कस्टमर है जिसने एप्पल का आईफोन परचेज किया हुआ है तो वो जब कभी भी स्मार्टफोन परचेज करता है तो हमेशा एप्पल का आईफोन ही परचेज करता है। तो वो उसका क्या है, हार्डकोर
लॉयल्स है। सेकंड क्या है, स्प्लिट लॉयल। स्प्लिट कहाँ होता था, बिखरना। तो इस केस में जो कस्टमर की लॉयल्टी होती है वो 2-3 ब्रांड्स में स्प्लिट होती है। जैसे कि कोई हमेशा फॉर एग्जांपल जीन्स जब कभी भी परचेज करता है तो लिवाइस की जीन्स से परचेज कर रहा है तो वो तो हार्डकोर लॉयल है। लेकिन कभी वो लिवाइस की परचेज करता है, कभी रेंगलर की परचेज करता है, कभी किलर की परचेज कर रहा है ब्रांड की, तो उसकी लॉयल्टी इन 2-3 ब्रांड्स में स्प्लिट है, तो वो क्या कहलाएगा, स्प्लिट लॉयल्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, शिफ्टिंग लॉयल्स। शिफ्टिंग लॉयल्स का मतलब कई बार कस्टमर्स फॉर ए चेंज दूसरे ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको ब्रांड पसंद नहीं आता है तो वापस वो अपने पहले ब्रांड की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एप्पल का आईफोन परचेज कर रहा था, उसने इस बार सैमसंग का गैलेक्सी फ़ोन परचेज किया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया तो उसने वापस से एप्पल का आईफोन परचेज कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा, शिफ्टिंग लॉयल्स कहलाएगा। या किसी ने फॉर एग्जांपल इस बार पेप्सी की जगह या कोको कोला की जगह जो दूसरा ब्रांड है उसकी सॉफ्ट ड्रिंक परचेज की, लेकिन उससे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो वापस से वो अपने पेप्सी या कोको कोला को ही परचेज करने लग गया, तो वो क्या कहलाएगा, शिफ्टिंग लॉयल्स कहलाएगा। और लास्ट क्या है, स्विचर्स। स्विचर्स इनोवेटर्स होते हैं, ये कभी भी एक ब्रांड को प्रेफर नहीं करते, हमेशा नए नए ब्रांड्स को ट्राई करते हैं। जैसे किसी ने फर्स्ट गाड़ी मारुति की खरीद ली, दूसरी गाड़ी हुंडई की परचेज कर ली, तीसरी गाड़ी फोर्ड की परचेज की, जब चौथी गाड़ी टाटा की परचेज की, तो हर बार नई नई कंपनी जो ब्रांड्स को प्रेफर किया, तो वो क्या कहलाते हैं, स्विचर्स कहलाते हैं। तो इसी के साथ ही आपका लेक्चर नंबर 22 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मार्केट सेगमेंटेशन की मीनिंग पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, लेवल्स पढ़े, बेनिफिट्स पढ़े, क्राइटेरियाज पढ़े और बेसिस पढ़े। तो बेसिकली 2 बेसिस हैं, बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट और बेसिस फॉर सेगमेंटिंग इंडस्ट्रियल मार्केट। तो इस लेक्चर में हमने बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट पढ़ा, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन और बिहेवियरल सेगमेंटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 23 में हम पढ़ेंगे बेसिस फॉर सेगमेंटिंग इंडस्ट्रियल मार्केट। थैंक यू वेरी मच।